नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं मुंबई की 3 विधानसभा सीटों के बारे में। ये वो 3 सीटें हैं जहां पर अजीत पवार ने मतलब कि एनसीपी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। दरअसल एक सीट बांद्रा ईस्ट की है, दूसरी सीट शिवाजी नगर मानखुर्द है और तीसरी सीट अणुशक्ति नगर है। इन तीनों सीटों की बात आज मैं इसलिए करना चाहता हूं कि ये तीनों सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अजीत पवार की राजनीति के लिए, महायुति की राजनीति को समझने के लिए, और मुंबई में तो वैसे भी ये समझना जरूरी है क्योंकि ये तीनों सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तरह से वीआईपी सीटें हैं तीनों। तो सबसे पहले बात करते हैं बांद्रा विधानसभा की। बांद्रा ईस्ट की जो विधानसभा है पहले खेरवाड़ी के रूप में जानी जाती थी। 1908 के बाद, परसिमन के बाद ये बांद्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है। कलानगर इसी क्षेत्र में आता है। एक तरह से मातोश्री इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। इस सीट पर शिवसेना का दबदबा काफ़ी लंबे समय से रहा है। 2009, 2014, 2015 में शिवसेना यहाँ से जीती थी। 2019 की विधानसभा चुनाव में जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जीशान बाबा सिद्दीकी यहाँ से जीते थे। जीशान बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बांद्रा वेस्ट से विधायक रहे, मंत्री रहे हैं। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और उसको लेकर के देश भर में बड़ी चर्चा रही। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। सलमान खान, शाहरुख खान से उनके बहुत गहरे ताल्लुक थे और मुंबई शहर में बहुत बहुत रिस्पेक्टेड और नोन पर्सनालिटी रहे। तो जीशान सिद्दीकी 2019 में यहाँ से विधायक बने हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पे। बाद में जीशान सिद्दीकी को हालांकि पार्टी ने निकाल दिया था क्रॉस वोटिंग के चक्कर में, और बाबा सिद्दीकी एनसीपी में चले गए थे, अजीत दादा पवार की पार्टी में। इस वक्त जो है जीशान सिद्दीकी भी एनसीपी अजीत दादा पवार की पार्टी में है और अजीत दादा ने उनको यह टिकट, यहाँ से सीट लड़ने के लिए टिकट दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट एक तरह से हो जाती है। यहाँ पे शिवसेना ने जो है वरुण सरदेसाई को मैदान में उतारा। वरुण सरदेसाई युवा सेना के बड़े चेहरे हैं, आदित्य ठाकरे के कजिन हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। दूसरी खास बात यह है कि वो छात्र सेना और युवा सेना को मजबूत करने में बड़ी भूमिका है। तो वरुण सरदेसाई के मैदान में होने और जीशान के आमने सामने होने से ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीट पे वैसे अगर गणित के हिसाब से देखें तो वरुण सरदेसाई के पक्ष में थोड़ा सा पलड़ा झुका हुआ है क्योंकि सेना की ट्रेडिशनल सीट थी और सेना और कांग्रेस कंबाइन अगर यहाँ पे लड़ती है तो निश्चित रूप से वरुण सरदेसाई की अच्छी स्थिति है। तो थे बाला सावंत यहाँ से विधायक 2014 में थे। इसके पहले 2009 में वो यहाँ से विधायक रहे। उनके निधन के बाद 2015 में तृप्ति सावंत यहाँ से विधायक चुनी गई थी। 2019 में तृप्ति सावंत को टिकट नहीं मिला और उन्होंने शिवसेना से एक तरह से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 24,000 वोट पाए थे। माना जाता है कि तृप्ति सावंत के मैदान में होने के चलते ही कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीत पाई थी। इस बार तृप्ति सावंत एक बार फिर मैदान में है और इस बार एमएनएस के कैंडिडेट के रूप में है। लोगों का मानना है कि अगर तृप्ति सावंत इंडिपेंडेंट लड़ती तो शायद ज्यादा नुकसान करती। एमएनएस की कैंडिडेट हैं और चूंकि एमएनएस को लेकर लोगों के बीच में एक छवि है कि एमएनएस कहीं न कहीं बीजेपी को हेल्प करने के लिए मैदान में है, तो शायद इसका उनको नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है उतना बड़ा नुकसान वो एक तरह से सेना कांग्रेस गठबंधन का न कर पाए। तो एक तरह से ये आकलन है, हो सकता है काफ़ी अच्छा करें, हो सकता है सेना के लिए मुश्किलें बढ़ा दें वो। बहरहाल एक स्थिति ये है। दूसरी खास बात है कि जीशान सिद्दीकी ने भले कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी काम किया है पिछले 5 सालों में, लेकिन बाबा सिद्दीकी के न होने के बाद उनका जो सोशल इंटरेक्शन है कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में वो पैक नहीं है। अगर आज बाबा सिद्दीकी होते तो शायद कांग्रेस के बहुत सारे पुराने कार्यकर्ताओं में उनकी रिश्ते थे, माइनॉरिटी में उनकी गहरी पकड़ थी, उसका इस्तेमाल करते। अब यह है कि देखना है कि उनको अपने फादर के निधन के बाद सिंपैथी कितनी मिलती है, माइनॉरिटी में किस तरह से वो अपना वोट को अपने पक्ष में पोलराइज कर पाते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी यहाँ काफ़ी बड़ी आबादी है, वहाँ पे करीब 33% के आसपास वोट है। इस पर बहुत डिपेंड करेगा कि जीशान सिद्दीकी को वहाँ से कितना वोट मिलता है। खासतौर पे अजीत दादा पवार जिस तरह से माइनॉरिटी को लेकर के बहुत मुखर हैं, जिस तरह से भाजपा में या यूटी में होने के बावजूद भाजपा के तमाम सारे सवालों पे हमलावर हैं, उससे हो सकता है कि माइनॉरिटी में उनके लिए कुछ जगह बनी हो। अगर उससे माइनॉरिटी में एनसीपी के लिए कुछ जगह बनती है और सिद्दीकी जीशान के पक्ष में कुछ सिंपैथी होती है तो हो सकता है जीशान सिद्दीकी माइनॉरिटी से अच्छा वोट कवर करे और भाजपा का वोट मिला करके एक अच्छी फाइट में हो सकते हैं। लेकिन कुल देकर अगर देखें तो
थोड़ा सा मामला जो है वरुण सरदेसाई के पक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अर्जुन सिंह, जो उन्होंने पर्चा भर दिया था चुनाव शुरू होने के पहले, कांग्रेस पार्टी ने हालांकि उनको सिंबल नहीं दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सीट पे माना जा रहा था कि शायद फ्रेंडली फाइट करेगी। बाद में अर्जुन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। और अभी हमने अर्जुन सिंह से बात किया तो अर्जुन सिंह खुद बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं और शिवसेना बड़ी लीड की तरफ है। कांग्रेस की पूरी टीम जो है कांग्रेस मतदाताओं को शिवसेना की तरफ ट्रांसफर कराने में सफल होगी। बहरहाल कितना सफल होती है कांग्रेस पार्टी अपने मतदाताओं को सेना की तरफ घुमाने में, अलग कहानी है, लेकिन सेना अपने आप में ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। तो कुल देकर के वरुण सरदेसाई के पक्ष में पलड़ा हल्का झुका हुआ है, लेकिन परिस्थितियां कैसे बनती बिगड़ती हैं 2-3-4 दिनों में बाद, तृप्ति सावंत कितना लड़ती हैं, उनके पक्ष में क्या माहौल बनता है। और जिशान सिद्दीकी जो है उत्तर भारतीय समाज में भी अपनी पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी उत्तर भारतीय समाज से आते थे, वहाँ पे उनकी कितनी पकड़ बनती है, या कुछ रिश्तों का क्या हवाला दे के लोगों को जोड़ते हैं, ये कुछ अभी थोड़ा सा चुनाव के आखिरी मोड़ तक समझ में आएगा। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, यहाँ कड़ा मुकाबला है। जिशान सिद्दीकी अच्छी पोजीशन में लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पलड़ा हल्के से वरुण सरदेसाई के पक्ष में झुका हुआ है। अब चलते हैं हम दूसरी सीट पे, अणुशक्ति नगर। अणुशक्ति नगर सीट की चर्चा पूरे देश भर में थी। दरअसल यहाँ से नवाब मलिक विधायक रहे हैं। नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं और नवाब मलिक को टिकट देने के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्ज किया था। और फिर अजीत पवार ने जो है यहाँ पे नवाब मलिक को टिकट न देके उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दे दिया। तो एक तरह से सना मलिक, क्योंकि वैसे नवाब मलिक की अपनी बेटी होने के साथ साथ उनका काम संभालती थी, उनके चुनाव के कैंपेन संभालती थी, उनकी गहरी पैठ है। और नवाब मलिक यहाँ एक मजबूत नेता के रूप में है। माइनॉरिटी का काफ़ी बड़ा वोट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी शिवसेना अच्छी फाइट देती है। नवाब मलिक यहाँ 2009 में विधायक थे और 2019 में विधायक थे इस सीट से। 2014 में सेना ये सीट नवाब मलिक से निकाल ली थी, क्योंकि सेना का वोट शेयर लगभग 1000 वोट से नवाब मलिक किया गया, 2000 वोट से हार गए थे। तो एक तरह से यहाँ पे सेना जो है नवाब मलिक को कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन यहाँ पे शरद पवार ने जो है जो टिकट दिया है वो फहाद अहमद को दिया है। फहाद अहमद एक तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बाहरी व्यक्ति हैं, बहुत नोन नहीं है। उनकी बड़ी पहचान ये है कि वो जाने मानी फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति हैं और समाजवादी पार्टी के सपोर्ट पे वो यहाँ पे आए हैं। एक तरह से शरद पवार ने उनको टिकट दिया है। तो फहाद अहमद के पक्ष में मोमेंटम है कि अगर फहाद अहमद को इंडिया गठबंधन के वोट पोलराइज होकर मिलते हैं और सेना का वोट मिलता है, तो फहाद अहमद यहाँ सना मलिक को टक्कर देने की पोजीशन में हो सकते हैं। तो एक तरह से कड़ी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि सना मलिक का एडवांटेज यह है कि माइनॉरिटी में उनके पिता का बड़ा काम है और नवाब मलिक लंबे समय से यहाँ पर उन्होंने काम किया, 10 से 15 सालों तक। तो माइनॉरिटी के साथ साथ दूसरे समाजों में भी उनकी पैठ है। लेकिन यहाँ पे एक और खास बात है कि यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने भी अपना कैंडिडेट डाला है। एक तरह से वो नवाब मलिक के खिलाफ या उनको टिकट दिए जाने के विरोध में जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उस तरह से उनको उतारा गया है। अविनाश राणे करके हैं वो। तो इससे हो सकता है कि ट्रायंगुलर फाइट हो, लेकिन स्थितियां वो नहीं है। माना जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट अच्छा लड़ते हैं तो वो सेना का वो वोट जो फहाद अहमद की तरफ पोलराइज होगा उसको रोकने में सफल होंगे और फिर सना मलिक का रास्ता खुल जाएगा। तो एक तरह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है सना मलिक के लिए चीज़ें पॉजिटिव बन सकती हैं। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ही एक तरह से आप मानेंगे कि एकनाथ शिंदे ने यहाँ टिकट दिया है। भले ही मीडिया में या मंचों पे कहा जा रहा है कि वो नवाब मलिक के खिलाफ या नवाब मलिक को टिकट न दिए जाने के सवाल पे वो लोग जो है अपने कैंडिडेट को उन्हें मैदान में उतारा है। तो कुल दे करके अणुशक्ति नगर में बड़ा रोचक मुकाबला है। कैसे चीज़ें बदलेंगी चुनाव के आखिरी मोड़ तक। लेकिन आज जो स्थितियाँ ये हैं कि यहाँ पे सना मलिक और फहाद के बीच में कड़ी टक्कर है। एक ऐसी स्थिति यहाँ और भी बन सकती है कि अगर एकनाथ शिंदे का जो कैंडिडेट है वो पोलराइज होकर वहाँ सेना का वोट पड़ता है और सेना यहाँ से अपना वोट फहाद अहमद को ट्रांसफ़र नहीं करा पाती है, तब उन स्थितियों में यहाँ पे जो है शिवसेना एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट जो है ट्रायंगुलर फाइट में आ जाएंगे। ये फाइट कड़ी भी हो सकती है, लेकिन अब तक की जो स्थितियाँ हैं उसमें यह है कि सना मलिक की थोड़ी सी एज है यहाँ पर और एक तरह से यहाँ पे सफल हो गए हैं अजीत पवार या महायुति के लोग। पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को देखें तो नवाब मलिक को यहाँ से टिकट न मिलने के बाद नवाब मलिक ने इंडिपेंडेंट जो है बगल में शिवाजी नगर जो सीट है मानखुर्द, वहाँ से पर्चा भर दिया था।
शिवाजी नगर जो विधानसभा है उसकी बात करेंगे हम। शिवाजी नगर मानखुर्द जो है ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के अंदर आता है और ये जो सीट है ये सेंट्रल साउथ लोकसभा के अंदर वो सीट आती है, अणुशक्ति नगर। तो अब शिवाजी नगर सीट की बात करें तो शिवाजी नगर सीट जो है बिल्कुल बगल की सीट है अणुशक्ति नगर की और वहाँ नवाब मलिक की रीच रही। लेकिन शिवाजी नगर सीट जो है समाजवादी पार्टी के नेता अबू हासिम की बड़ी ही मजबूत सीट है। अबू हासिम शिवाजी नगर से 3 बार विधायक रहे हैं, 2009 में, 2014 में और 2019 में। अबू हासिम ने काफ़ी काम किया है। इस सीट की खास बात है कि यहाँ माइनॉरिटी का मेजॉरिटी है, एक तरह से माने मुसलमान यहाँ पे लगभग 50% से ज़्यादा है और यही कारण है कि 2014 में भी जब सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही तब भी यहाँ पे जो है अबू हासिम जो है शिवसेना से चुनाव जीतने में सफल रहे। 2019 में अबू हासिम को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था तो उनकी मार्जिन करीब 25,000 की थी लगभग। तो एक तरह से बहुत सेफ सीट थी उनकी। अबू हासिम बीच में बड़ी चर्चा में थे, शिवसेना को ज़्यादा सीटें मांगने को लेकर के उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। लेकिन फाइनली चीज़ें सेटल हो गई हैं और शिवसेना, अरे माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में लड़ रही है और अबू हासिम एक तरह से इंडिया गठबंधन के ही कैंडिडेट हैं। तो उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती थी, लेकिन नवाब मलिक के आने से सब कुछ बिगड़ गया है। नवाब मलिक शुरू में तो इंडिपेंडेंट के रूप में आए थे, लेकिन चुनाव में पर्चा दाखिला के आखिरी दिन अजीत दादा पवार ने उनको टिकट पकड़ा दिया और हालांकि इसको खूब लेके विवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्ज किया और देश भर की मीडिया दिन भर या लगातार कई दिनों से अजीत दादा पवार का इंटरव्यू कर रही है और अजीत दादा पवार भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पे, उन सवालों पे सवाल खड़ा करते रहे। तो एक तरह से नवाब मलिक मैदान में है। अब सवाल उठता है कि नवाब मलिक के होने से माइनॉरिटी में के बड़े नेता हैं वो अबू हासिम के चुनाव को अफेक्ट निश्चित रूप से करेंगे। अगर वो अच्छा करते हैं तो अबू हासिम को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर भी वही खेल है। यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने अपना एक कैंडिडेट डाल दिया है, सुरेश बुलेट पाटिल को। सुरेश बुलेट पाटिल पहले शिवसेना के कैंडिडेट रहे हैं, 2014 में भी वो अबू हासिम के सामने लड़े थे, अच्छा चुनाव लड़े थे वो पिछली बार। तो एक बार फिर से वो चुनाव मैदान में इस वक्त एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट हैं वो। अब उनके आने से यहाँ भी फाइट ट्रायंगुलर हो जाती है एक तरह से। और अगर मुसलमानों का वोट या माइनॉरिटी का वोट बढ़ता है और अगर सुरेश पाटिल जो है शिवसेना के वोट को अबू हासिम की तरफ जाने से रोक पाते हैं, जो शिवसेना का पूरा वोट है, तो हो सकता है कि यहाँ भी ट्रायंगुलर फाइट हो जाए और यहाँ भी अबू हासिम के लिए मुश्किलें पैदा हो जाए। यहाँ नवाब मलिक खेल बिगाड़ सकते हैं। नवाब मलिक की खेल जीतने की संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन कुल दे करके नवाब मलिक का यहाँ होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा, एक तरह से महाविकास अघाड़ी का नुकसान होगा। तो इस सीट पर भी स्थितियां यह हैं कि या तो यहाँ पर जो है ट्रायंगुलर फाइट होगी और चीज़ें बदल जाएंगी, या फिर अबू हासिम आदमी किसी बहुत छोटी मार्जिन से चुनाव जीत सकते हैं। अबू हासिम के लिए पक्ष में अभी भी चीज़ें हैं। फर्क सिर्फ है कि क्या अबू हासिम के पक्ष में शिवसेना का वोट ट्रांसफर होगा यहाँ पे, जो इंडिया गठबंधन के का वोट है। अगर वो होता है और अबू हासिम क्योंकि यहाँ पे स्थानीय लेवल पर उन्होंने काम बहुत किया है, उनकी अपनी लोगों में पकड़ है, तो हो सकता है उनकी थोड़ी सी पोजीशन बेहतर हो, लेकिन उनके लिए चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। एक तरह से इन तीनों सीटों की हमने जो बात की है, इन तीनों सीटों पे अजीत दादा पवार ने अपने कैंडिडेट खड़े किए। इसको लेकर के देश भर की मीडिया में बड़ा चर्चा है कि भाई अजीत दादा पवार ने सीधे बीजेपी को चुनौती दे डाली। बेसिकली चुनौती दे डाली या किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, या आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि तीनों सीटों को महायुति ने बड़े प्लान ढंग से यहाँ कैंडिडेट उतारे हैं या उनके आसपास उनके सहयोगियों ने प्लान ढंग से अपने कैंडिडेट उतारे हैं। अगर ये मान लेना कि अजीत दादा पवार ने भारतीय जनता पार्टी को नाराज करके टिकट दे दिया नवाब मलिक को या उनकी बेटी को, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। एक बात तो तय है कि अजीत दादा पवार अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने एजेंडे को पुश कर रहे हैं और महायुति पूरी की पूरी स्ट्रेटजी के पीछे महायुति की सहमति होगी और ये बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया गया है। आज नवाब मलिक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करती है बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहीं नवाब मलिक के पक्ष में जाता है कि भाजपा उनके साथ नहीं है और साथ में एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को मैदान में उतार करके ये मैसेज करती है भाजपा की भाई हम जो है नवाब मलिक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट मैदान में आता है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में होने वाले मराठी मतदाताओं का जो पोलराइजेशन है सेना का, उसको रोकता है। तो बड़ी कमाल की स्थिति बनी है। महायुति ने बहुत खूबसूरत ढंग से इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्लान किया है। खासतौर पे ये शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा में और अणुशक्ति नगर में बहुत प्लान ढंग से उन्होंने टिकट का बंटवारा किया है और माइनॉरिटी के वोटों को बांटने की कोशिश की है। बहरहाल देखते कैसे हैं चीज़ें, कैसे बनती बिगड़ती हैं। तो चुनाव
कि रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा। और अभी 2-4-6 दिन बाद क्या बदलता है, कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, क्या नए मुद्दे उठते हैं, किस तरह के इमोशनल कार्ड खेले जाते हैं, अभी काफ़ी कुछ है। मैंने आज इन तीनों सीटों की बात की क्योंकि इन तीनों सीटों से हम अजीत दादा पवार को समझ सकते हैं, महायुति की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं और एक तरह से मुंबई का मूड समझ सकते हैं। बहरहाल हम दूसरी सीटों की बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।